क्वेश्चन नंबर 6 में वो स्टेट करता है जी, दिस बिलोंग्स टू मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन विद बोथ W Limited operates a system of marginal costing. The company makes two product. Marginal costing का system है जी, company makes two products, product A and product B. The directors provided the following budgeted information for a year. वो प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स दे रहा है आपको, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रहा है एंड कॉस्ट पर, उसके बाद पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर है एंड वेरिएबल ओवरहेड है। फिर वो कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर द ईयर टू शो बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं टोटल प्रॉफिट और टोटल कंपनी का प्रॉफिट। दिस इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। और आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई हुई है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप लोगों ने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लें पर यूनिट, उस कंट्रीब्यूशंस को नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड पे मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। उसमें से टोटल प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट माइनस कर दें, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर वो किसी क्वेश्चन में आपको ये डायरेक्शन देता है कि जी कीप इन्वेंट्री, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाएं, मैं जो मंडे को क्वेश्चन करूंगा वो उस मेथड से करूंगा जिसमें आपने इन्वेंट्री मेंटेन करनी हो, आपको बाउंड कर दे अगर, तो फिर आप फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। अदरवाइज अगर वो सिंपल ऐसे क्वेश्चन मांगता है कि जी कैलकुलेट प्रॉफिट विद मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले जी सेल लेते हैं, देखें सेलिंग प्राइस 60 इसकी है और 80 इसकी आपके सामने दी हुई है उसने। इसमें से लेस कर देनी है आपने वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 14 एंड 16, इसके बाद डायरेक्ट लेबर 15 एंड 21, आफ्टर दिस वेरिएबल ओवरहेड 10 एंड 15। इसमें से आप सेल्स में से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, आप लोगों के पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज 60 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 10 21 फॉर ए, 80 माइनस 16 माइनस 21 माइनस 15 28 फॉर प्रोडक्ट बी। ये आपकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें विद यूनिट सोल्ड। प्रोडक्ट ए के आपने जो यूनिट सेल किए हैं 10,000, प्रोडक्ट बी के 6,000, मल्टीप्लाई विद 10,000 and multiply with 6,000 so that we can calculate total contribution. This will be total contribution. 21 into 10 to 10,000, 28 into 6 168,000। ये आपकी आ गई जी टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से आपने लेस करनी है पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट। आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जी 130 एंड 120। दिस इज़ 130,000 एंड दिस इज़ 120,000। दिस आर पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट। आप माइनस कर दें, आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा जी। हाउ मच? 80,000 एंड 48,000। ये उसने जो ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट का है ये हमने वो कर लिया, उसके साथ पैरेलल उसने टोटल भी मांगा है, तो आप टोटल में इनको सम करते जाएं। 210 + 168, तो दिस विल बी 3
78। फिक्स्ड कॉस्ट को भी आप सम कर दें, 130 प्लस 120, दिस विल बी 250,000। दिस इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस 378, 128,000 is overall profit. This is your income statement, summarized and easy income statement with marginal costing। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा आप मार्जिनल कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट अडॉप्ट करें जब तक वो आपसे ये नहीं कहता कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कीप करें। अगर वो कहे क्लोजिंग इन्वेंट्री कीप करें तो फिर काम जो मंडे को मैं करवाऊँगा हम उस फॉर्मेट से चलेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं बच्चों। वो कहते हैं इंक्लूडेड इन द एलोकेशन फिक्स्ड ओवरहेड इज़ रेंटल ऑफ मशीनरी। ठीक है जी, इंक्लूडेड है फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेंटल ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। अब ये जो रेंटल ऑफ मशीनरी है ये 75% प्रोडक्ट ए है और 25% प्रोडक्ट बी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट 75,000 ए को ट्रांसफ़र हुई थी और 25,000 बी को ट्रांसफ़र हुई थी। ये हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं द डायरेक्टर्स आर नाउ कंसिडरिंग 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1, कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग मशीनरी रेंटल, यानी कि इस मेथड से आप चलते रहें। अब एक 30 के अंदर 75,000 पड़ा हुआ है और एक 20 के अंदर 25,000 पड़ा हुआ है। ऑनवर्ड चलें ऑप्शन 2 पे। वो कहते हैं टेकिंग आउट अ न्यू रेंटल एग्रीमेंट फॉर न्यू मशीनरी, द न्यू रेंटल एग्रीमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड फी ऑफ 28,000 प्लस $4 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। 28,000 प्लस $4 फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस, ये फिक्स्ड फ़ी है। द फिक्स्ड फ़ी वुड बी स्प्लिट अक्रॉस द प्रोडक्ट इन द सेम प्रोपोर्शन एज अंडर द करंट एग्रीमेंट। वो कहता है ये जो फ़ी है ये भी उसी तरह 75% एंड 25% स्प्लिट कर दें और ये $4 जो है ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। $4 वेरिएबल कॉस्ट है। अब आ जाते हैं हम पहले पार्ट पे। वो कहते हैं रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन निकाल दें। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना। मेरे पास प्रीवियस कंट्रीब्यूशन वो आ रही है 21, ये तो एज इट इज़ आ गई 21, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। $4 आपकी वेरिएबल कॉस्ट और इनकर हो रही है। उसने कहा यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है प्रोडक्ट ए की कंट्रीब्यूशन मैं ले लूँगा 21 माइनस 4, कितनी बनती जी? 17 जी। अब इसी तरह मैं प्रोडक्ट बी की कंट्रीब्यूशन निकाल लूँगा 28 माइनस 4, कितनी हो गई जी? हाउ मच? 24। ये रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन आ गई। फिर वो कहते हैं रिवाइज्ड एलोकेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहले में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट थी 130,000, इसमें से मैंने 75,000 माइनस कर दी ये वाली और 28,000 का 75% 21,000 मैंने इसमें प्लस कर दिया। हाँ ठीक, क्या हुआ? हाँ ओके, 21,000। फिर इसी तरह अगर मैं दूसरे पे जाऊं तो मेरी फिक्स कॉस्ट थी 120,000, इसमें 25,000 मैंने माइनस कर देना है और 25% मैंने ऐड कर देना है विच इज़ 7,000। 7,000 से मैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर दूंगा, ये मेरी फिक्स्ड कॉस्ट्स आ जाएंगी। द सेकंड वन, फर्स्ट वन इज़ 76,000 फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड 120 माइनस 25 प्लस 7, दूसरी मेरे पास 102,000 आ रही है। ये फिक्स कॉस्ट का प्लस माइनस। फिर उसने अगले में कहा हुआ है रिवाइज्ड बजटेड प्रॉफिट दे दें फॉर द ईयर। ओके, बजटेड प्रॉफिट देखें, कंट्रीब्यूशन कितनी है, यूनिट कितने सेल किए हैं, 10,000,
रिवाइज्ड बजटेड प्रॉफिट कह रहा है जी, कंट्रीब्यूशन आ गई 170,000 और फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 76,000, माइनस कर दूं तो मेरे पास ये प्रॉफिट आ जाएगा जी। इसी तरह दूसरे की कंट्रीब्यूशन है 24 और इसके यूनिट कितने बेचे थे 6,000, तो कंट्रीब्यूशन कितनी आई जी 144,000 इज़ टोटल कंट्रीब्यूशन। और फिक्स्ड कॉस्ट बच्चों एग्जैक्ट ऊपर आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई है 102,000, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इज़ 42,000 इसका प्रॉफिट आ गया और 170 माइनस 76 94,000 इसका प्रॉफिट आ गया। 94 प्लस 42 कर दूं तो 136,000 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। इनको भी सम कर दें, इनको भी सम कर दें, यहाँ पे ले जाएं। ये आ गई आपकी रिवाइज कंट्रीब्यूशन, रिवाइज एलोकेटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और रिवाइज बजटेड प्रॉफिट। ऑनवर्ड चलते हैं। वो कहते हैं एडवाइज़ करें डायरेक्टर्स को विच ऑप्शन दे शुड चूज़, जस्टिफाई योर आंसर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। देखें, अगर हम फाइनेंशियल फैक्टर को लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट है 94 और उसमें प्रॉफिट है 80। दोनों में यही फ़र्क है ना, 14,000 का प्रॉफिट उधर से आता है। ऑन द अदर हैंड इधर 48 है और इधर प्रॉफिट है 42, तो 5,000 से प्रॉफिट कुछ कम है। आप कह सकते हैं जी, और कंट्रीब्यूशन इधर कितनी है 170 इधर कंट्रीब्यूशन है और इधर है 144 और इधर कंट्रीब्यूशन थी जी 210 और 168। विद ये ऑप्शन 2 है जी, विद ऑप्शन 2 कितने से डिक्रीज़ कर रही है जी, इधर कंट्रीब्यूशन है 170 प्लस 144 314 कंट्रीब्यूशन है और उधर कंट्रीब्यूशन थी 378। माइनस 314 with 64,000 while overall profit is increasing ओवरऑल प्रॉफिट इसका 136 है जी और उसका 128 है। by $8,000 $8,000। If company follow option 1, then fixed cost will remain same whether production, whether sales कर लें आप, sales increases or decreases, but variable cost show certain effect
towards profit. So if company go with option 2, then company may earn profit with lesser goods sold. फर्दर आप इसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं. फिर ऑनवर्ड्स वो कहते हैं जी एक्सप्लेन हाउ यूनिट. हाँ जी लिख लें. चलें जी आ गए. फिर वो कहते हैं जी एक्सप्लेन हाउ यूनिट कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड बाय अ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल. देखें ये लिमिटिंग फैक्टर है, इस पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. व्हेन any factor of production is limited in availability, then opt method which gives maximum profit. For this, which gives maximum profit, for this divide contribution per unit with limiting factor consumption per unit. For example, if material is short in supply, divide contribution per unit with material usage पर यूनिट. यहाँ तक आ जाए. Go to rank production line
मैं थोड़ी जगह और ले रहा हूँ जी एक्सप्लेन करने के लिए। रैंक प्रोडक्शन लाइन, टू रैंक प्रोडक्शन लाइन एंड प्रोड्यूस फर्स्ट which product produce first produce the product first which shows maximum contribution as per लिमिटिंग फैक्टर जी। फिर वो कह रहे हैं जी टू अदर यूजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर अ बिजनेस, यूज फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, decision making use where production line is क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है जी J Limited produces and sells a single product. The budgeted operating statement for the company for the year ending 31st March 2019 is as follows. देखें उसने आपको सेल्स दी हैं, मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दी है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं और ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग है, फिर प्रॉफिट है। वो कहता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी 5 पर यूनिट। उसने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी है। ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसके अंदर फिक्स्ड भी है। उसने कहा $5 सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट और ये टोटल है, तो इसके अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हुई, उसने कितने यूनिट बेचे हैं 20,000 इंटू 5, इसका मतलब है $1,00,000 इसमें वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है और 680,000 का मतलब ये है इज इक्वल टू 580,000 प्लस 100,000। ये 580 जो है ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड कॉस्ट है और ये टोटल जो है ये मिक्स्ड कॉस्ट है जिसको आप प्रोडक्शन ओवरहेड कहें। आगे चलते हैं। उसने कहा जी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इज़ $10। ये सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल इसके अंदर $10 पर यूनिट है, वो भी पड़े हैं। टोटल निकालना है 20,000 इंटू कर लो। ए पार्ट में कह रहा है जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है जी 29,000 डिवाइडेड बाय 20,000। सेल प्राइस पर यूनिट 29,100 डिवाइडेड बाय 20,000। $145 जी। चेक करें इतनी नहीं आ रही, 3 0 हैं। नहीं, इसमें से लेस आपने करनी है वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है जी 5 लाख, यूनिट है 20,000। निकालें जी डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। फिर आपने करनी है माइनस डायरेक्ट लेबर।
डायरेक्ट लेबर है 3 लाख, यूनिट है 20,000। ये आ रही है जी 25, चेक कर लें 25 ही है। दूसरी आ रही है 1.5, एक मिनट, हाँ 1.5 नहीं, 300 डिवाइडेड बाय 20, 15। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो हैं $5। फिर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड वो हैं $10। तो ये आपकी आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी। 145 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 5, 145 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10 भी 90 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलें जी आगे ऑनवर्ड। वो कहता है कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? टोटल सेल्स यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। टोटल सेल्स यूनिट्स तो हैं जी 20,000। ब्रेक इवन यूनिट्स हम निकालेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, तो हमारे पास है जी 90। ब्रेक इवन यूनिट्स अगर मैं निकालूं तो कंट्रीब्यूशन तो है मेरे पास 90, बट मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ये देखें एक टोटल एक फिक्स कॉस्ट तो ये है 1 लाख। दूसरी फिक्स कॉस्ट मैं सेलिंग ओवरहेड से सेटिसाइड करूँगा। 20,000 मैंने यूनिट्स बेचे थे, एक यूनिट की सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट $10 थी, 2,000 हो गया, ठीक है जी। 20,000 इंटू 10 2000, दो लाख होनी चाहिए, हाँ 2 लाख माइनस 898,000। अदर फिक्स कॉस्ट इज 698,000। दिस इज अनदर फिक्स कॉस्ट, चेक कर लें जी। दूसरी फिक्स कॉस्ट ये आती है 698 प्लस 100, फिक्स कॉस्ट इज 798। तो 14,200 यूनिट्स आप यहाँ से माइनस कर दें, कितना है जी MOS? 5,800 यूनिट्स। इसके बाद वो कहता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें परसेंटेज। 5,800 MOS डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट्स इंटू 100, कितना आया जी? दिस इज 29% ऑनवर्ड चलते। अगले पार्ट में वो कहता है जी रिवाइज्ड बजटेड कंट्रीब्यूशन उसको चाहिए। इसका मतलब है कुछ चीज़ों को वो प्लस माइनस कर रहा है। वो कहता है जी कंपनी, वो सेल्स मैनेजर बिलीव्स दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स कैन बी इंक्रीज टू 25,000। 20,000 से वो कहता है जी 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कंपनी स्पेंड 250,000 ऑन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच विल लास्ट फॉर 1 year ओनली, यानी कि एक फिक्स कॉस्ट बढ़ गई 25 से। यूनिट सेलिंग प्राइस वो कहता है 15% से कम कर दें, और डायरेक्ट मटेरियल जो है वो रिड्यूस कर दें बाय 5%। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो फर्स्ट डायरेक्टर्स का प्लान जी रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन के लिए मैं पहले सेल प्राइस को कम करता हूँ,
145 पहले सेल प्राइस थी, इसको 15% से कम कर दें, -15% कर दें जी इसमें से। 145 का मैं 85 ले लेता हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस आई 123, कितनी आ रही है जी? 123.25, ठीक है, मेरी 123.25 आ गई जी। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कितना कम करना है जी पर यूनिट? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास था 25 में से 5% कम कर दें, तो 25 का मैं 95% ले रहा हूँ, 23.75 ऑनवर्ड चलते हैं। और बाकी तो कुछ नहीं वो कर रहा, बाकी कॉस्ट तो एज इट इज़ हैं जी। डायरेक्ट लेबर 15 है, इज़ नो चेंज। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था जी? 5, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कितना था? 10, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपकी आ जाएगी रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन। निकाल लें जी कितनी आई। $69 और किसने कैलकुलेट की है? जी ठीक कह रहे हैं आप। 69.5 मल्टीप्लाई विद यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं जी? 25,000 मल्टीप्लाई करें, कंट्रीब्यूशन आई 1737,500। ये आ गई आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। टोटल कंट्रीब्यूशन के बाद वो कहते हैं रिवाइज बाई चेट टोटल प्रॉफिट निकाल दो, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। $1,737,500 में से आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें। कितनी थी जी पहले फिक्स्ड कॉस्ट? यार वो कितनी थी? हाँ 1,278,000 ना, प्लस और भी है कोई, कर लेते हैं। 1,278,000 के 000 दिस इज़ योर फिक्स कॉस्ट, प्लस कुछ और भी यहाँ पे इनकर हुई है। 250,000 उसने जो स्पेंड करना है एडवर्टाइजमेंट पे, ऐड कर दें जी दोनों को। $152,800 जी, and this is your profit हैं 209,500। ऑनवर्ड चलते हैं जी। वो कहते हैं जी इफ़ द डायरेक्टर्स डिसाइड टू प्रोसीड विद द सेल्स मैनेजर प्लान, यानी 2,50,000 पे, दे वुड डू सो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल में वो कहते हैं जी क्या करेंगे? इफ़ डायरेक्टर डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड द
द सेल्स मैनेजर प्लान दे एस्टिमेट दैट द प्रॉफिट जो है तीनों सालों का वो ये जाएगा जी 19 का, 20 का, 21 का। एडवाइस करें डायरेक्टर्स को वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द सेल्स मैनेजर, जस्टिफाई योर आंसर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। जी उसी तरह जैसे मैंने ऊपर किया है कि आपने कंपैरिजन देखना है कि अगर वो प्रोसीड करते हैं तो उनका प्रॉफिट कितना है 209,500, ये एक साल का है। और अगर वो प्रोसीड नहीं करते तो उनका प्रॉफिट कितना है 522, 322, 220। ये देखें ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, ट्रेंड डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है ईयर 4 में वो और लॉस में या और कम जा सकते हैं, बट ईयर 3 में वाले में अगर रहें तो हर साल अगर 209,500 इंटू 3 करें कितना अर्न किया उन्होंने 209,000 इंटू 3 करें कितना अर्न किया जी ओवरऑल 3 सालों में 627,000 ओवरऑल उन्होंने अर्न किया। और इस तरह कितना अर्न किया 522 प्लस 322 प्लस 220 दे सॉरी अच्छा 500 है ओके मल्टीप्लाई करके बताओ 628,500 उन्होंने 3 सालों में अर्न किया। वाइल अगर वो इसको ना प्रॉफिट 209 एक मिनट ये तो आ गया एक मिनट ये तो आ गया विद जब उन्होंने प्रपोजल नॉट प्रोसीड की थी। ये उसके साथ आ गया और वो कहते हैं जी टू प्रोसीड द सेल्स मैनेजर प्लान वुड डू सो फॉर द पीरियड। पहले साल का उन्होंने अर्न किया 209,500 दूसरे साल में भी इतना ही अर्न करेंगे। दूसरे साल में कितना अर्न करेंगे पहले साल का विद बताता हूँ जी मैं विद डायरेक्ट विद प्रपोजल सेल्स मैनेजर प्रपोजल फर्स्ट ईयर उन्होंने अर्न किया 209,500। बच्चों सेकंड ईयर में तो ज़्यादा अर्न करेंगे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सिर्फ पहले साल है तो दूसरे साल में दे विल अर्न प्लस 250,000। ये सिर्फ लास्ट फॉर 1 ईयर ये लास्ट फॉर 1 ईयर है तो दूसरे साल में तो नहीं ना आएगी। तो कितना प्रॉफिट हुआ दूसरे साल का तीसरे साल का भी इतना ही होगा ना फिर कोई चेंज नहीं है तो ओवरऑल प्रॉफिट करें कितना होगा $1128,500। तो इसका मतलब है विद प्रपोजल दे आर अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट है ना। एक्सेस प्रॉफिट कितना है 1064 minus 1128.5 excess profit is 64,500। यही एक्सेस बनता है ना। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे कि दे शुड कंटिन्यू विद द सेल्स मैनेजर प्रोसीजर 2-4 चीज़ें और लिख दें। फिर वो कहते हैं जी स्टेट 3 एजम्पशंस एडवांटेजेस विद यूजिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट।
देखें, assumed that sale price will remains constant. सेल प्राइस तो चेंज हो भी सकती है डिमांड एंड सप्लाई के साथ. फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट will remain same. Fourth, company achieve target costs and revenue. ब्रेक इवन ये कहता है. फिर वो कहता है जी कॉस्ट वॉल्यूम या प्रॉफिट वॉल्यूम जो आपको दिया था उसके एडवांटेजेस क्या हैं. तो एक तो है जी इजी टू कैलकुलेट. इजी टू कैलकुलेट. दूसरा यूजफुल इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. Useful in short term decision making. डन हो गया जी. हाँ ये वाला